हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वेश्चन हम यहाँ पे ले ले संडे Q&A में। पहला क्वेश्चन पूछा है गोरे सयाजी ने। ये बोलते हैं आईफोन में फोल्ड आएगा क्या? तो हाँ, जितना लीक्स और रूमर से हमको पता चला है कि अगला आईफोन जो है उसमें एक मॉडल फोल्ड का भी होगा और एप्पल उसको डेवलप कर रहा है। तो उसके लीक्स और रूमर जो है जैसे जैसे लॉन्च नजदीक आएगा वो हमको मिलते जाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे। और आई जस्ट होप कि वो सैमसंग के फोल्ड से कई गुना बेहतर हो, एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि सैमसंग के जो फोल्ड है जिसमें गंदी सी क्रीज आती है बीच में, वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आई, क्योंकि एप्पल इन चीजों का ध्यान रखेगा ही रखेगा, और अगर नहीं रख पाया देन दैट विल बी अ शेम। जस्ट इन टाइम बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली मैकबुक प्रो M4 प्रो खरीदा है और इस पे क्या मुझे एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए? 29,000 रुपीज का। मेरे सारे एप्पल प्रोडक्ट्स जो है अच्छे शेप में रहते हैं, कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन क्या मुझे इतना महंगा मैंने मशीन लिया तो एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए कि नहीं? देखो, ये एक इंश्योरेंस है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जो रिपेयर वगैरह कराना होगा उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, वो देनी होती है। तो अगर आप कुछ ज्यादा ट्रैवल नहीं करने वाले हैं और पानी वानी गिरने का और ये सब चक्कर नहीं है, डस्ट में ज्यादा नहीं जाने वाले, तो एप्पल केयर प्लस लेके जो है आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बेकार में आप वो पैसा एक्स्ट्रा जो है देंगे। बहुत रफ यूज है, ट्रैवल वगैरह करते हो तो आपको जो है एप्पल केयर प्लस काम का आ जाएगा। मैंने आज तक किसी भी मैक के लिए मेरे एप्पल केयर प्लस कभी खरीदा नहीं है। गबरू डेविल बोलते हैं मैं मैक मिनी M4 लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्या M5 का मुझे वेट करना चाहिए? कोई परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट चेंज रहेगा क्या? और मैक मिनी के लिए 15-20 हजार रुपए में कोई मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सजेस्ट करो। पहली बार मैक मिनी कैसे सेटअप करना है विद ब्लूटूथ माउस एंड कीबोर्ड, ये सब भी हमको बताओ। देखो, मैक मिनी सेटअप करना बच्चों का खेल है। जैसे आप आईपैड सेटअप करते हो, आईफोन सेटअप करते हो, मैकबुक सेटअप करते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वहां पे रहता है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको बैकअप से रिस्टोर करना है नहीं करना है, या सेटअप एज ए न्यू मैक करना है, वो चूज करना है और आगे बढ़ जाना है। वो तो यूजर फ्रेंडली चीजें ही बनाया हुआ है ना, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, उसमें तो कोई बताने की उसमें जरूरत नहीं है। बाकी मैक मिनी का मेरा वीडियो देखो, उसमें थोड़ा बेसिक सेटअप मैं बता देता हूँ। रही बात 20,000 रुपए तक मॉनिटर, वो भी उसके साथ में कीबोर्ड और माउस, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और 20,000 रुपए का आप मॉनिटर लेके तो आपको मैक मिनी के साथ मजा नहीं आएगा। आप BenQ के मॉनिटर के लिए जा सकते हैं जो 40-50,000 रुपीज के रेंज में आते हैं, अगर उसके लिए जाएंगे तभी आप पूरा फायदा जो है आपके मैक मिनी का उठा पाएंगे। रही बात M5 की, तो हाँ, M5 में परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और M5 में जो स्टोरेज बैंडविड्थ है वो भी ज्यादा है। आप मेरा मैकबुक प्रो M5 का वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है प्रो M4 में और प्रो M5 में। विक्रांत सूद बोलते क्या प्लस मॉडल कभी देखने को मिलेंगे क्या? मतलब 18 प्लस वगैरह 17 जो है बिग बिलियन डे सेल में उसका प्राइस ड्रॉप होगा क्या? क्योंकि एज पर रूमर्स आईफोन 18 जो है 2027 में लॉन्च होगा, तो 2026 के BBD सेल में 17 का प्राइस होगा कि नहीं ड्रॉप? देखो, हर BBD सेल में जो पिछले साल का आईफोन होता है उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है, जो बेस मॉडल होता है उसका, तो इसका भी होगा मुझे जितना लग रहा है। भले ही 18 जो है उसके बाद आ जाए, उसके बाद वाले साल में आ जाए, लेकिन फिर भी होगा, क्योंकि एक साल बीत जाता है और बहुत सारा इनके पास स्टॉक उस टाइम पे रहता है और सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं। रही बात प्लस मॉडल की, तो प्लस मॉडल जो है अभी कुछ सालों तक तो देखने आपको नहीं मिलेगा। 2 साल एप्पल ने चलाया मिनी मॉडल, उसके बाद 14 प्लस, 15 प्लस, 16 प्लस 3 साल चलाया प्लस मॉडल, और अभी उन्होंने वो हटा दिया, तो कुछ साल तो वो उसको वापस मुझे लगता है नहीं लाएंगे। और उसकी उतनी डिमांड भी सच बताओ तो नहीं थी, मिनी के मुकाबले ज्यादा थी, इसलिए एक साल ज्यादा चल गया, लेकिन उतनी जो है उसकी डिमांड नहीं थी जितनी रेगुलर मॉडल्स की होती है। विनीत सकपाल व्लॉग्स ये बोलते हैं क्या iPad 11 जनरेशन A16 चिपसेट वाला जो है वीडियो एडिटिंग व्लॉग्स वगैरह के लिए अच्छा है क्या? और इसमें 4K एडिटिंग सही से हो जाएगी क्या? देखो, बेसिक एडिटिंग तो हो जाएगी, व्लॉग की जो एडिटिंग होती है ना बेसिक, आपका नाम मैं व्लॉग्स इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप हाई एंड की कुछ एडिटिंग कर रहे हो, उसमें 360 वाली फुटेज भी डाल रहे हो, उसमें एक्शन कैमरा की फुटेज डाल रहे हो, मल्टी लेयर मल्टी कैम फुटेज है, तो उस टाइम पे वो लैग कर सकते हैं और रेंडर टाइम थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। फिर भी विंडोज लैपटॉप जो होते हैं उस प्राइस रेंज के, जितने का आपका iPad है या उससे थोड़े ज्यादा के भी, उसके मुकाबले तो बहुत फास्ट रहेगा। फिर भी थोड़ा बेटर मशीन पे अपग्रेड कर सकते हो, लेने ही जा रहे हो तो फिर आप ले लो, अगर आपके ऑलरेडी है तो जो है उससे काम चलाओ। हेमंत बोलते हैं कि फुल कंपैरिजन बनाओ आईफोन 17, OnePlus 15, iQOO 15, Vivo X300 और Oppo Find X9। अब इसमें से मेरे पास 3 फोन तो है, iPhone 17, OnePlus 15, Oppo Find X9। बोलते बेस्ट फोन अंडर 82,000 कौन सा रहेगा? मैं इसके बारे में कंफ्यूज। देखो, मैं आपको बताऊं, इनमें से बेस्ट फोन जो है आईज क्लोज्ड, मतलब एक नॉर्मल यूजर के लिए, थोड़े फोटोज लेना चाहता है, अच्छे वीडियोस बनाना चाहता है, अच्छा फोन चाहिए उसको विद गुड ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सालों तक जो उसको अपडेट्स देते रहे टाइम टाइम, कई सालों तक जो है वो अच्छे से चले, बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, और जब बेचे तो उसको अच्छा पैसा देके जाए, वो एक ही है इनमें से, वो है आईफोन 17। सभी फोन अच्छे मैं नहीं बोलूंगा, कोई बुरा है। OnePlus 15 भी अच्छा है, चिपसेट भी बहुत फास्ट है उसमें, Oppo Find X9 भी अच्छा है, ये तो दोनों मैंने यूज करके भी देखा है, फोटोज तो कमाल की आती है उनमें, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो बेस्ट है इनमें से ये सारे जो फोन आप बता रहे हो वो iPhone
आईफोन 17 ही है और 80,000 जब आप स्पेंड करते हो ना तो आप आईफोन के लिए आएंगे तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहते हैं वो फोन। नीरव चौधरी बोलते हैं कि सिस्टम स्टोरेज जो है 40 से 45 GB के बीच में है इनके फोन का। 2 महीने से आईफोन 17 56 GB वेरिएंट यूज कर रहे हैं, एप्पल इंटेलिजेंस भी बंद करके रखा है और सफारी का ऐप भी क्लियर करके रखा है, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। तो नीरव आप क्या कर सकते हो, आपके फोन की सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप जाएंगे तो बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करके है, इसको आप ऑफ कर दो। इसमें जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल है, मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने इसको ऑफ रखा है उनका जो सिस्टम डेटा है वो इतना नहीं रहता है। अभी मेरा सिस्टम डेटा आपको दिखाता हूँ मैं मेरे फोन का। तो आईफोन स्टोरेज में चलते हैं और यहाँ पे नीचे जाते हैं तो इट इज अराउंड 15 GB 15 GB के आसपास है। तो आप ये करके देखो एक बार, शायद आपका कम हो जाएगा। फरहान खान बोलते हैं आईफोन पर लेंस प्रोटेक्टर लगाना चाहिए क्या? तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है लेंस प्रोटेक्टर लगाने की। लेंस जो है बहुत ही हार्ड होता है। आप मैंने एक रील शूट किया हुआ है और एक जो है वीडियो बनाई हुई है एक केस के लिए, उसमें मैंने ड्रॉप टेस्ट दिखाया हुआ है। वो रील में शॉर्ट्स वगैरह में भी डालूंगा या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो देख लेना। तो वहां पे मैंने आईफोन 17 प्रो को सीधा जो है विदाउट केस उसके लेंस पे रोड पर गिराया और उसके लेंस को कुछ हुआ नहीं है। तो लेंस प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जो है वो फायदे की चीज मुझे लगती नहीं है और आपका कैमरा की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत गिरती है। गुड्डू खान बोलते हैं आपने सुना होगा संचार साथी ऐप के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सही है? अगर सही है तो एप्पल ने अपने फोन में इसे डालने से क्यों मना कर दिया? मैं भी आईफोन यूज करता हूँ, प्लीज रिप्लाई। देखो, संचार साथी एप्लीकेशन को डालने से मना इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी सभी फोन मैन्युफैक्चरर्स को कि आप भी इनको अपने फोन में इंस्टॉल करके दो, प्री इंस्टॉल करके दो, और नहीं है पहले बिक चुके फोन सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से पुश कर दो और यूजर्स उस ऐप को डिलीट भी नहीं कर पाएंगे और वो ऐप जो है फोन की सारी परमिशन भी ले लेगा। तो ये तो कंप्लीटली जो है एक तरीके से वो फोन यूजर के ऊपर स्पाइंग ही हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। और एप्पल इन सब चीजों के लिए कभी भी झुकता नहीं है। हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कभी भी तो एप्पल जो है इन सब मामलों में झुका नहीं है, इस वजह से उसने सीधा मना कर दिया। इनफैक्ट पब्लिक का इतना बैकलैश हुआ कि गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि कंपलसरी नहीं रहेगा और अगर जो मैन्युफैक्चरर उसको ऐप को डाल के देंगे तो लोग डिलीट भी कर पाएंगे। वो ऐप को आपको रखना है, अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप रखेंगे, जो परमिशन देना देंगे, वो आपकी मर्जी है, बट किसी पे फोर्स करना ये तो सही बात नहीं है और एप्पल ने सही किया इस मामले में। क्लिंटन बोलते मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ, 18.7.2 पे है, जिसपे बैटरी चेंज है। अगर मैं आईफोन 12 को 26.1 पे अपडेट करूँ तो क्या मुझे लेटेस्ट 17 सीरीज के लिए ही जाना होगा कंपलसरी फॉर बेटर बैटरी लाइफ और हेल्थ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी फोन लेंगे आईफोन 12 के बाद वो आईफोन 12 या उससे नया होना चाहिए और iOS 26.1 या उससे नए वर्जन पे अपडेटेड होना जरूरी होगा उसको। और उस पर अगर वो अपडेटेड है तो फिर आप कोई भी फोन के लिए जा सकते हैं, लेकिन 12 या 12 से नया होना चाहिए जो 26.1 या उससे नए ओएस पे चलेगा, क्योंकि आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अगर वो 18 पे रहा तो। राजीव ये बोलते हैं कि आईफोन 13 में ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है और मोबाइल बहुत हीट होता है, बैटरी चेंज कर चुका हूं। क्या आपने बैटरी एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर से चेंज कराई? क्योंकि बाहर जनरली देखा गया है कि बैटरी ओरिजिनल नहीं डाली जाती है, कभी कभी बूस्टेड बैटरी डाल देते, कुछ भी कर देते हैं। अगर आपने ओरिजिनल बैटरी डलवाई है एप्पल सर्विस सेंटर से तो उस पर एक वारंटी भी होती है, आप वारंटी में क्लेम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखो बैटरी बैकअप कम मिल रहा है, बैटरी चेंज करने के बाद वो आपको सोल्यूशन देंगे। बाकी आप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो। देवदास बोल रहे हैं कि इनके एयरपॉड्स 3 जो है 1 साल तक बंद थे, अभी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, चार्जिंग वगैरह नहीं हो रही, तो आपको चेक करवाना पड़ेगा। और एप्पल सर्विस सेंटर में नहीं, लेकिन बाहर से आप उसकी बैटरी वगैरह चेंज करवा सकते हैं अगर उसमें कुछ फॉल्ट आया होगा। कभी कभी जो बैटरी वाले डिवाइसेस है काफी लंबे टाइम तक स्टोर करने से खराब भी होती है उनकी बैटरी। iOS अप टू डेट ये बोलते हैं कि आईफोन EMI डिस्काउंट क्या कम कर दिया जाएगा आगे जाके? तो हाँ, ये बात सच है, क्योंकि ये बैंक ऑफर ज्यादा दिन तक चलती नहीं, धीरे धीरे वो 4000 का 3000, 3000 का 2000, फिर 1000 होके बाद में बंद हो जाता है, तो ये बात सच है। क्रिश गर्ग बोलते हैं कि स्क्रीन गार्ड जो है मेरी वॉच सीरीज 10 के लिए लेना चाहिए क्या मुझे और कौन सा लेना चाहिए? देखो, सीरीज 10 का क्योंकि डिस्प्ले के एजेस कर्व्ड है तो वहां पे आपको खुद को इंस्टॉलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी रिंग के केसिनो इनकी वेबसाइट आप चेक करो, ESR भी आप देख सकते हैं, इनका वेबसाइट आप चेक करो, Amazon पे देखो। अगर आप खुद इंस्टॉल करेंगे तो ठीक है। मैं जब भी इंस्टॉल करता था कोई भी स्क्रीन गार्ड सीरीज 10, सीरीज 9, सीरीज 11 वगैरह पे, तो वो ठीक से इंस्टॉल होते नहीं थे, बबल वगैरह आ जाते। लेकिन जो मेरी अल्ट्रा 3 है उसमें मैं इजीली इंस्टॉल कर सकता हूं, इसलिए लास्ट Q&A में मैंने रेकमेंड भी किया था एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। मिनाज अंजुम बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स सिल्वर के लिए ऑफिशियल क्लियर केस लेना सेफ है क्या? क्योंकि हार्ड है, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आएंगे? नहीं, स्क्रैचेस नहीं आएंगे, इतना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है उसके कॉर्नर्स, लेकिन महंगा केस है, उसमें ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं है। क्लियर केस के लिए जाना है आपको जो कि पीला नहीं पड़ता है। तो मैं भी फिलहाल केशिनो के केसेस काफी दिन से टेस्ट कर रहा हूँ, उसका ड्रॉप टेस्ट भी किया, बहुत सारी चीजें की, वीडियो आएगी कुछ दिनों में, टाइम लगता है हर चीज के लिए। तो ये केशिनो के केसेस है 4 जो मैंने यहाँ पे अपने फोन पे लगाए हुए हैं, ये 3 ही दिखा देता हूँ आपको। चलो, ये क्लियर केस है उनका, ठीक है, ये पीला नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा अलग है, हार्ड टाइप का है। और फिर ये इनका अल्ट्रा इम्पैक्ट केस है और ये इनका क्लासिक केस है, तो इसमें से किसी के लिए भी जा सकते हैं। ये येलो नहीं पड़ेंगे, खास करके ये दोनों, और ड्रॉप प्रोटेक्शन भी अच्छा देंगे। बाकी इसका लिंक और कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि कूपन कोड दे रहा हूं मतलब एफिलिएशन है इसलिए प्रमोट करो, ऐसा नहीं है, अच्छा है। 2
जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ मैं खास तौर पे काम करता हूँ, एक केशिनो है और रिंके है, और भी अगर कोई अच्छा आता है टोटेम के साथ भी मैंने बहुत किया, लेकिन अभी पता नहीं थोड़ा स्लो है वो लोग, बट अगर आपको लेना है तो अच्छा है, ये भी डिस्कलेशन नहीं होता और आपके पैसे भी काफी बचेंगे एप्पल के केस के सामने। और एप्पल का केस ड्रॉप प्रोटेक्शन रेटेड नहीं है, ये रेटेड केसेस है। आयुष बोलते हैं आपके हिसाब से अगर मैंने 17 प्रो मैक्स लिया और मेरा यूजेज नॉर्मल है, कॉलिंग, इंस्टा, व्हाट्सएप, बैंकिंग, तो मुझे कितने टाइम बाद फोन चेंज करना चाहिए, नॉर्मल क्या है? हर साल फोन चेंज करता हूं अभी, लेकिन बैड फील होता है मुझे। देखो भाई, आईफोन अगर आप लेते हो लेटेस्ट वाला, जिस साल में वो लॉन्च हुआ है उसी साल में, मतलब इस साल 17 आया ना, तो इस साल या अगले साल तक आप 17 लेते हो तो 5 से 6 साल आप आराम से चला सकते हो, जब तक उस पर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। फोन भी इतने बढ़िया होते हैं ना आईफोन्स के, वो चलते हैं इतने साल तक। मनीष बोलते हैं कि मैंने 65 वॉट का डुअल पोर्ट चार्जर लिया है बेल्किन का, क्या इसमें 40 वॉट पे चार्ज होगा क्या? देखो 30-35 वॉट के बीच में वो चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा आपको, 30-32 वॉट, ऐसा मैंने चेक भी किया था। उसके ऊपर का भी एक चार्जर मैंने अभी रिसेंटली किसी ने मुझे भेजा चेक करने के लिए, तो मैं चेक किया तो 36-37 वॉट तक आ रहा है, तो ठीक है, ये चार्जर आप यूज कर सकते हैं, बेल्किन का ये चार्जर अच्छा है। साहिल शर्मा बोलते हैं कि 2019 से आपको फॉलो कर रहा हूं, तो उसके लिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं कि बस 12 है, आईफोन अपग्रेड करना है लेटेस्ट मॉडल पे। किसी रिनाउंड यूट्यूबर ने कहा है कि सैमसंग S25 अल्ट्रा में बेटर नेटवर्क रिसेप्शन है व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 17 प्रो फॉर ऑपरेटर्स लाइक जियो एंड एयरटेल। क्या करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो झूठ बात है। मेरे पास 17 प्रो मैक्स है, मेरे पास S25 अल्ट्रा भी है, एक सिम इसमें एक सिम उसमें रख के मैंने काफी टाइम तक यूज किया। अभी क्योंकि मेरा प्राइमरी सिम मैंने इसमें डाल दिया, मतलब इसमें सब कॉल्स आते हैं मेरे, और अभी कॉल रिकॉर्डिंग की इतनी जरूरत नहीं, तो मैं फिलहाल एक ही यूज कर, थोड़ा सा हल्का मुझे फील हो रहा है। दूसरा फोन मैंने ऐसे बच्चे को दे दिया खेलने के लिए, वो खेल रहा है फ्री फायर उसके ऊपर, तो मुझे ये कभी भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे उल्टा फील हुआ, S25 अल्ट्रा पे मेरे को कॉल ड्रॉप ज्यादा होता था, कॉल फेलियर ज्यादा होता था, वाईफाई कॉलिंग में इशू आता था, नेटवर्क परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना मेरे 17 प्रो मैक्स में। और S25 अल्ट्रा अगर आप लेने का सोच रहे हो तो मैं तो बोलूंगा आप चाइनीज फोन जो है दूसरे, जैसे ओप्पो का जो फाइंड X9 प्रो वगैरह है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उस पर और बेटर नेटवर्क रिसेप्शन आपको मिलेगा। उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने कुछ दी है, नेटवर्क रिसेप्शन जो है और अच्छा कर देते हैं। बाकी 17 प्रो मैक्स की नेटवर्क रिसेप्शन फैंटास्टिक है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे कॉल ड्रॉप कॉल फेलियर बिल्कुल नहीं आ रहा है मेरे 17 प्रो मैक्स पे। दीपक शर्मा बोलते हैं iOS 26 के बाद कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है ओल्ड आईफोन से न्यू आईफोन ट्रांसफर करने का, जिसमें ई सिम भी ट्रांसफर किया जाता है। देखो भाई, ई सिम ट्रांसफर जो है कभी चलता है कभी नहीं चलता है, किसी ऑपरेटर्स पे चलता है, किसी पे नहीं चलता है। तो ई सिम ट्रांसफर करना है आपको, नहीं कर पा रहे आप, जो उसमें एग्जिस्टिंग दिया हुआ है कि ट्रांसफर ई सिम का ऑप्शन पुराने फोन में और नए फोन में, तो आप क्या करेंगे, आप पुराने फोन से ही ई सिम के लिए एक मैसेज डालेंगे कि मुझे ई सिम चाहिए, तो वही ई सिम के लिए न्यू QR कोड आ गया, जो नए फोन है उससे आपको स्कैन करना होगा, ईमेल पे आएगा आपके। जैसे आपने ई सिम सेटअप किया था ना पुराने फोन पे, वैसे ही न्यू फोन पे आपको सेटअप करना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आशु राइम ये बोलते हैं 16E लिया हूँ 3 मंथ्स बैक, बैटरी ड्रेन इशू है, नॉच अच्छा लगता है, सिंगल कैमरा भी प्रेफर करता हूँ, 17E के लिए वेट करूँ क्या, 17E में नॉच आएगा या नहीं आएगा? तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आईफोन 16E जो है इट वॉज बेस्ड ऑन आईफोन 14 की बॉडी, तो आईफोन 17E शायद एप्पल आईफोन 15 की बॉडी और डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर सकता है। अगर वो नॉच हटा देगा तो पूरा एक फैमिली लुक उनका डायनामिक आइलैंड वाला बन जाएगा। आपको भले ही वो पसंद है, लेकिन शायद जो है 17E नॉच के जगह पे डायनामिक आइलैंड के साथ आएगा। सुशील कुमार बोलते हैं 15 प्रो और 16 प्रो जो है मेरे पास पहले था, बहुत बार गिरा, उस पे टाइटेनियम की बॉडी थी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 17 प्रो लिया, थोड़ा सा गिरा तो डेंट आ गया बॉडी पर। तो क्या आगे आईफोन 18 टाइटेनियम में आएगा क्या? हाँ, ये बात सच है कि आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स एल्यूमिनियम के होने की वजह से इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फोन बहुत मजबूत है, गिरने पे टूटेंगे नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो डैमेज होता है, और एल्यूमिनियम जो है उसमें डेंट पड़ते हैं, उस पर डिस्कलरेशन होता है। तो आईफोन 18 में शायद उसमें भी जो है आपको एल्यूमिनियम देखने ही मिलेगा, टाइटेनियम नहीं, क्योंकि अभी एप्पल ने स्विच किया एल्यूमिनियम पे, तो कुछ साल उसको रगड़ेगा ही वो। डॉक्टर निमिष बोलते हैं कि ट्रू कॉलर के बारे में एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पिछले Q&A की बात करें तो कुछ बातें सुनी थी ट्रू कॉलर के बारे में कि वो सेफ नहीं है, क्या ये सेफ है या नहीं? देखो क्या है, ट्रू कॉलर जो है सेफ है या नहीं इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि ट्रू कॉलर में आपके कॉन्टैक्ट जो है वो आप अपलोड करते हो, तो आप उसको परमिशन नहीं भी दे सकते हो, रोक सकते हो उसको कॉन्टैक्ट आपके एक्सेस करने से। उस वजह से बोलते हैं लोग कि वो सेफ नहीं, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट पर उनके पास चले जाते हैं और उनका फिर डेटाबेस वो अपडेट करते हैं, बट उसी तरीके से काम करता है कॉन्टैक्ट के जरिए से ही। बाकी मेरे लिए ट्रू कॉलर तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं उसको देख सकता हूँ, मतलब किसका कॉल है, स्पैम कॉल है, क्या है, थोड़ा बहुत जियो एयरटेल ये लोग बता देते हैं स्पैम कॉल, लेकिन फिर भी ट्रू कॉलर पे नाम बता देता है और थोड़ा सा वो सर्च करने में भी आसान है। जैसे मैंने पेड सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा है, इनफैक्ट 1 साल का उनका सब्सक्रिप्शन मुझे कुछ 449 रुपीज में या 450 रुपीज उसके आसपास मिल गया, बाद में वो शायद 1000 रुपए का, लेकिन फिलहाल के मैंने लिया है ना, हैप्पी कि वो पेड सब्सक्रिप्शन में थोड़ा अच्छे से काम भी कर रहा है। वजदान बोलते iPad 7 mini लिया है, 16 प्रो से कंप्लीट डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं,
सबसे पहली बात तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों सेम ओएस पे अपडेट है, दोनों को लेटेस्ट पे ही कर दो अपडेट। उसके बाद नया आईपैड जब सेटअप करेंगे तो सब पूछता है कि ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड आईफोन या ट्रांसफर फ्रॉम या आईफोन, तो वो सिलेक्ट कर लो आप, या फिर iCloud बैकअप से कर सकते हो। ये तरीका है, इससे ही आपको करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, सब कुछ आपका हो जाएगा। और मेक श्योर के आईपैड में iPhone 16 Pro से ज्यादा आपके स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। अगर सेम भी रहेगा और उतना जितना भरा हुआ है, समझो iPhone 16 Pro 128GB पूरा भरा हुआ है और ये भी 128GB का है, तो भी मुश्किल आती है ट्रांसफर होने में। माता रीनी ये बोलते हैं मुझे आपको पूछना था कि 17 वर्सेस OnePlus 15 का एक फुल डिटेल वीडियो बनाइए, और 17 और OnePlus 15 दोनों में 10,000 रुपीज का गैप है, कौन सा बेस्ट है। मैंने सारे यूट्यूब का वीडियो देखा है, सब लोग स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 को बेस्ट बोलते हैं A19 चिप के सामने। मुझे आपके वीडियो का इंतजार है। देखो मैंने कैमरा कंपैरिजन किया क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी, उसमें क्या रिजल्ट आया मैंने आपको बताया। दूसरी बात, अगर रॉ परफॉर्मेंस के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 फास्टर है A19 से, वो रियल वर्ल्ड यूजेज के मामले में सेम टू सेम नहीं रहता है। दोनों भी चीज, दोनों बहुत ही फैंटास्टिक फोन है, बहुत अच्छे फोन है। OnePlus 15 भी बहुत अच्छा फोन है, अभी पीछे पड़ा हुआ है पीछे वाले टेबल पे मेरे। लेकिन ओवरऑल एक ऑलराउंडर के तौर पे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब आप इतना पैसा डाल रहे हो तो iPhone 17 के लिए आप जाओ। बाकी OnePlus 15 के लिए भी जाएंगे, देन यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग, गलत नहीं है वो, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि एंड्रॉइड चलाना है कि iOS चलाना है आपको। मोहित एवरीथिंग बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं और हमको कार चाहिए 10 लाख के अंदर जिसमें फीचर्स भी हो, बैक कैमरा वगैरह हो। देखो भाई 10 लाख के अंदर और मिडिल क्लास फैमिली से हो, मारुति सुजुकी की कार के लिए जाओ। सीधा सिंपल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम रहता है, सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी है, आप गांव खेड़े कहीं भी रहते हो मिल जाएगा। सर्विस जो है एक बड़ा फैक्टर रहता है। अभी मैं आपको बोलूंगा भाई स्कोडा काइलैक के लिए जाओ आप 10 लाख में, वो भी आ जाएगी, जर्मन कार है। लेकिन फिर वही जो है, आपने अपना बैकग्राउंड बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से है, बजट लिमिटेड है, तो उसको सर्विस मेंटेनेंस के लिए बहुत खर्चा होता है। हमारी जो टाइगुन है उसका सर्विस का कॉस्ट मेरी फॉर्च्यूनर से ज्यादा आता है, ये समझ लो आप। तो इतना डिफरेंस है, तो बेटर है कि मारुति के लिए जाइए, वो बेस्ट रहेगी। और 10 लाख के अंदर उनके पास जो ऑप्शंस है, फ्रॉन्क्स आ रही है, बलिनो आ रही है, जो भी आ रही है, जो आपको बेस्ट लगे वो लीजिए। इजी टू ड्राइव, इजी टू मेंटेन और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी। आकिब जावेद बोलते 3 साल से 14 Pro Max यूज कर रहा हूं और इनको जो है कैशिफाई पे उतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वहां से वो 13 मिनी लेना चाहते हैं, तो क्या लूं क्या नहीं लूं। देखो कैशिफाई भी एक बड़ा ब्रांड है, वो भी जो है मार्केट में एक प्लेयर है। लेकिन क्या होता है जब आप यूज लेते हो ना किसी भी ब्रांड से, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, गलत चीज आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि इनके स्टोर को विजिट करके ऑफलाइन में आप लो, कैशिफाई ऑफलाइन भी सेल करता है, तो वहां से आप चेक करके ले सकते हैं। माई धूमल ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 14 प्लस लिया था, कैमरा इसका ब्लैंक हो रहा था, पहला फेलियर अप्रैल में आया, एप्पल ने कैमरा अंडर वारंटी रिप्लेस किया, फिर मार्च 2025 में आया, फिर एप्पल ने रिप्लेस किया, लेकिन जब वारंटी खत्म हो चुकी थी, और तीसरी बार फेल हो गया है उनका न्यू कैमरा 4 महीने के अंदर। अब ये एप्पल जो है ये सर्विस फी मांग रहा है 14,700 रुपए की, और ये पूछ रहे कि 14 प्लस में ये कैमरा में बीमारी है या फिर इनका ही यूनिट जो है लेमन है, मतलब खराब यूनिट इनको मिल गया है। तो बोलते क्या करूं, क्या मैं पे करके रिपेयर करवा लूं, फोरम में लेके जाऊं इसको कंज्यूमर के, एप्पल को कंज्यूमर कोर्ट में खींचूं, क्या करूं। मैं आपको बताता हूं, देखो ये कंज्यूमर कोर्ट वाला जो मामला है ना, ये आप सबसे लास्ट में रखो। पहले तो आप एप्पल के जो ऑफिशियल स्टोर है वहां पे जाने की कोशिश कीजिए। कोई रीसेलर होगा मुझे ऐसा लगता है जो आपसे पैसे मांग रहा है, क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री है इस फोन के कैमरा के खराब होने की बार बार, और फ्री में एप्पल ने रिप्लेस भी किया है, तो आप एक बार वहां पे जाके देखिए। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो कंज्यूमर कोर्ट में जरूर जाइए, पैसे बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि गलत है और गलत चीज आपको दी गई है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको, मैं तो चाहूंगा कि आपका बिना कंज्यूमर कोर्ट में जाए ही आपका काम हो जाए, लेकिन जाना पड़े तो जरूर जाना, अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाना। और एक बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये फोन को जो है गेट रेड ऑफ इट, ठीक है। कोई स्टोर पे यूज जो फोन खरीदते हैं उनको बेचो आप, वो चेक करके लेते हैं, उनके हिसाब से आपको प्राइस देंगे, एंड मूव ऑन। ये सब चीजों के पीछे वक्त जाया मत करो आप। यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे क्यूएनए की। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है जो अगले संडे क्यूएनए के लिए आप पूछना चाहते हैं, तो इसी क्यूएनए के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।